हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। मौर्य साम्राज्य जो कि भारत का सबसे प्राचीन साम्राज्य था। तो अपने जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ बातें जानते हैं और फिर उसके शासकों के बारे में जानेंगे। पहले मौर्य साम्राज्य। अपने इसको मौर्य साम्राज्य हो गया। अब मौर्य साम्राज्य जो है अपने इसके बारे में आपको बता देता हूँ। भारत के सबसे प्राचीन साम्राज्य था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसके 3 प्रमुख शासक हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, जिसको अपने सब जानते हैं। तो सबसे पहले अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। तो अपने मौर्य साम्राज्य का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य की जो चंद्रगुप्त संज्ञा है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। कहाँ पर? चंद्रगुप्त। तो अपने लिख देंगे चंद्रगुप्त संज्ञा का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया था। तो अपने इधर से मैं एरो लगा के रुद्रदामन लिख देंगे ताकि अपनों को याद आ जाए, या फिर रुद्रदामन द्वारा स्थापित। अब मौर्य साम्राज्य की सीमाएं कहां तक थी? तो पहले तो अपने उत्तर और दक्षिण के बारे में बात करते हैं, कहाँ तक थी। तो उत्तर पश्चिम से उस उत्तर पश्चिम में ईरान से दक्षिण में कर्नाटक तक। और इसकी अब अपने पूर्व से पश्चिम की सीमा के बारे में बात करेंगे। तो इधर से पूर्व में मगध से पश्चिम में पश्चिम में सौराष्ट्र तक। सौराष्ट्र यानी वर्तमान गुजरात का क्षेत्र। अब अपने बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से युद्ध लड़े थे। तो पहले अपने चंद्रगुप्त मौर्य को एक अलग से डिज़ाइन के अंदर कर देते हैं ताकि अपनों को पता चल जाए ये राजा का नाम अलग है। तो अपने यहाँ पे ये तो थे इसके राज्य की सीमाएं। अब अगला जो पॉइंट आएगा इसमें आएगा युद्ध। इसने कौन से युद्ध लड़े? इसने सबसे पहले तो गणानंद को हराया था जो कि मगध का शासक था। तो पहला तो गणानंद को हराया।
दूसरा युद्ध के अंदर अपने युद्ध से दूसरी पॉइंट निकाल देंगे। दूसरा इसने रहा था मैसिडोनिया के राजा सेल्यूकस को। पहला इसने गणानंद को राया था और दूसरा मैसिडोनिया के राजा सेल्यूकस को राया था। तो मैसिडोनिया के जो राजा थे सेल्यूकस, इसके साथ इसने कैसे संबंध बनाए, तो अपने इसके अलग पॉइंट निकाल देंगे, इसको अंडरलाइन करके। मैसिडोनिया के राजा सेल्यूकस से संबंधित जो बातें हैं अब अपने यहाँ से एरो लगा के लिख देंगे। पहली बात जो अपने यहाँ एरो लगा के ऐसे लिख देते हैं। तो जो मैसिडोनिया के शासक था सेल्यूकस, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया और अपनी बेटी हेलेना की शादी उसके साथ की। तो अपने यहाँ लिख देंगे पहली बात, सेल्यूकस ने हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। दूसरा अपने इसी से पॉइंट निकालेंगे, ये दहेज के अंदर जो सेल्यूकस था उसने चंद्रगुप्त को कई सारे प्रदेश दिए जिनके नाम थे एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिम पेम्पिसाइड। तो उनके नाम जो थे वो मैं आपको दहेज के आगे इसमें एरो लगा देते हैं, जो जो क्षेत्र के नाम थे अपने यहाँ पर लिख देंगे उन्हें। एरिया, आराकोसिया, तीसरा जो है वो है जेड्रोसिया, और चौथा जो नाम है यहाँ पे एम पेरीपेमिसडाई, ये चार जो क्षेत्र थे उसने चंद्रगुप्त को दहेज के रूप में दिए थे। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार में 500 हाथी दिए। ये नॉर्मल सी बात है, आप याद रख सकते हैं। अगली जो मेन बात थी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कि सेल्यूकस से संबंधित सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत जिसका नाम मैक्सथनीज था उसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो ये अपने यहाँ लिख देंगे, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैक्सथनीज को भेजा चंद्रगुप्त के दरबार में। तो अपनों ने तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैसिडोनिया के राजा सेल्यूकस से संबंधित वो अपनों ने लिख दिया। अब चंद्रगुप्त से संबंधित उसकी मृत्यु कब हुई थी, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो अपने यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे। उसकी मृत्यु चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और उपवास के द्वारा अपने देह का त्याग कर दिया था। तो अपने यहाँ पे इसकी मृत्यु से पहले लिख देते हैं, चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर यानी वर्तमान का जो कर्नाटक है वहाँ पर मैसूर के अंदर श्रवण बेलगोला में उसने उपवास करके अपनी देह का त्याग कर दिया था। तो अपने मृत्यु के अंदर जो सेकंड, ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि उसकी मृत्यु से पहले के बारे में कि उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और उसके बाद उसने श्रवण बेलगोला कहाँ पर, मैसूर में जो है, ब्रैकेट में मैसूर लिख देंगे अपने, में चंद्रगिरी की पहाड़ी पे चंद्रगिरी पहाड़ी पर
यहाँ पहाड़ी लिख देता हूँ मैं। चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा देह त्याग दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके बारे में मैंने आपको सभी जो डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन है जो आपको बुक के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेगी, इसको मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। तो मैं अपने इसको एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसमें चंद्रगुप्त की संज्ञा का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, जो कि एरो में मैंने बताया रुद्रदामन द्वारा स्थापित जो अभिलेख है उसमें। अब राज्य की सीमाएं जो दूसरी प्रमुख बात है, तो उत्तर पश्चिम में ईरान से दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व के अंदर मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक। तीसरी मेन युद्ध इसने 2 करे थे सबसे इम्पोर्टेंट। गणानंद को हराया, जिसको हराकर इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस को हराया था। और मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस था, इससे संबंधित इसके 3 मुख्य जो पॉइंट है वो मैं आपको बताए थे। पहला जो था, सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। दूसरा, दहेज में उसने एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेम्सडाई के जो प्रदेश थे वो उसको दहेज के रूप में दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैक्सनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। और इससे संबंधित एक और बात है, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि उस समय के इतिहास के साक्ष्य के रूप में प्रसिद्ध है। अब अपने जो नेक्स्ट शासक है, पहले तो अपने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिया, अब अपने मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक के बारे में पढ़ेंगे, जो था बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त का बेटा। बिंदुसार से अब संबंधित बातें अपने यहाँ लिखेंगे। इसने 298 ईस्वी में ईसा पूर्व में जिस सन में इसकी पिता की मृत्यु हुई थी उसी समय इसने अपने राज्य का शासन संभाला। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेड्रस कहा और स्ट्रेबो ने इसे अलिट्रोकेड्रस और फ्लीट ने इसे अमित्रगात कहा। तो अपने इसका सेकंड पॉइंट बिंदुसार का यहाँ लिखेंगे। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेड्रस कहा और स्ट्रेबो जो था उसने इसे अलिट्रोकेड्रस कहा। तो यहाँ अपने लिख देंगे स्ट्रेबो ने इसे कहा था, ब्रैकेट में लिखेंगे अलिट्रोकेड्रस। और एक फ्लीट नाम का व्यक्ति था जिसने इसे अमित्रघात कहा और फ्लीट ने अगला जो बिंदुसार से रिलेटेड जो बात है वो आएगी, इसके विदेशी संबंध कैसे थे। दूसरे राज्य जो होते हैं उनसे हर राजा के विदेशी संबंध होते हैं अपने, तो बिंदुसार ने विदेशों के राजाओं के साथ कैसे संबंध स्थापित किए थे। तो अपने बिंदुसार के अंदर ही यहाँ पे विदेशी संबंध लिखेंगे। विदेशी संबंध, बिंदुसार के अन्य विदेशी राजाओं सभी के साथ संबंध अच्छे थे। स्ट्रेबो जो है उसने बताया है कि यूनानी शासक जो थे एंटीओक्स, उन्होंने बिंदुसार के दरबार में डाइमैक्स नाम के राजदूत को भेजा था। यूनानी शासक
एंटियोक्स ने डायमैक्स नाम के राजदूत को भेजा था बिंदुसार के दरबार में, और मिस्र के जो राजा थे फिलाडेल्फिया, जिनको टॉलमी द्वितीय कहते हैं, उन्होंने डायोनिसिस नाम के एक राजदूत को भेजा था। तो अपने विदेशी संबंध में जो पहला पॉइंट ये था, तो विदेशी संबंध में दूसरा पॉइंट आ जाएगा मिस्र के राजा ने डायोनिसिस नाम के डायोनिसिस नाम के राजदूत को भेजा था। तो जो मुख्य पहले दो राजा थे वो चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार। अगला जो राजा है वो है अशोक। अशोक जो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक था वो अशोक ही था। अशोक ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिस वजह से इसे अशोक मान के नाम से जाना जाता है। तो वो अपने अशोक से संबंधित सभी बातें लिखते हैं। पहले अपने यहाँ पे इसका कार्यकाल लिखते हैं, इसने किस सन से किस सन तक राज्य किया था। तो इसने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। तो अपने अशोक से संबंधित सभी मुख्य बातें यहाँ पर लिखेंगे, जिससे अपने से आसानी से याद कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो शुरू की बात है वो है राज्याभिषेक। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो अपने राज्याभिषेक अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। लेखकों ने अशोक को किस नाम से संबोधित किया है? तो सेकंड पॉइंट आएगा, जो लेखक थे पुराने समय के, उन्होंने इसे देवनाम प्रिय दर्शी के नाम से संबोधित किया है। तो अपने लिख देंगे, लेखों में अशोक को देवनाम प्रिय और देवना प्रिय दर्शी के नाम से संबोधित किया गया। लेखों में अशोक को देवना प्रिय और देवना प्रिय दर्शी नाम से किया गया है। अब अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था वो अपने बात करते हैं। अशोक एक महान शासक थे, तो यानी अब अपने अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करते हैं। अशोक एक महान शासक थे, इस कारण उनका साम्राज्य भी बहुत ही विशाल था। उनके साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से दक्षिण में कर्नाटक तक था। तो साम्राज्य विस्तार में पहले अपने लिखेंगे उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से कर्नाटक तक, और पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में बंगाल तक। पश्चिम में जो काठियावाड़ का प्रदेश है गुजरात की तरफ, पश्चिम में काठियावाड़
से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था, जो कि बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र के पास है। उत्तर में तो एकदम उत्तरी दिशा में तो नहीं, उत्तर पश्चिम की जो दिशा होती है वहाँ से अफगानिस्तान से कर्नाटक तक था दक्षिण के अंदर, और पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक अशोक का साम्राज्य विस्तृत था। अशोक एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था। अशोक एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था। अशोक ने कई नगरों की स्थापना की थी, जिनमें से प्रमुख नगर मैं आपको बताता हूँ। अशोक ने नेपाल के अंदर ललितपत्तनम नगर और कश्मीर में श्रीनगर नाम के नगर की स्थापना की थी। तो पहला पॉइंट, नेपाल में ललितपत्तन नगर। दूसरा, कश्मीर में श्रीनगर। इन दो नगरों की अशोक ने स्थापना की थी। सर्वप्रथम अशोक का जो नाम है अशोक, इसका जो उल्लेख है वो मस्की जो अभिलेख है उसके अंदर मिलता है। तो अपने यहाँ अशोक के नाम से संबंधित जो मुख्य बात लिखेंगे, सर्वप्रथम अशोक नाम मस्की अभिलेख में मिलता है। मस्की अभिलेख के अंदर अशोक का नाम अशोक सर्वप्रथम उल्लेखित मिलता है। अगला है युद्ध। हर शासक युद्ध करता है, उसी प्रकार अशोक ने भी कई बड़े युद्ध लड़े थे, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अशोक ने अपने राज्य जो अभिषेक हुआ था अशोक का, उसके 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर हमला या फिर आक्रमण, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। इस युद्ध में बहुत सारे व्यक्ति, लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। इस युद्ध के बारे में अपनों को हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है, और हाथी गुम्फा अभिलेख में ये बताया गया है कि उस समय कलिंग जो है उस पर नंदराज नाम का शासक शासन करता था। तो अपने कलिंग के अंडर लिख देंगे नंदराज नामक शासक, जिससे अपनों को पता चल जाएगा कलिंग पर उस समय शासक जो था वो नंदराज था। और इसका अपनों को उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हमने हाथी गुम्फा अभिलेख। अगली जो मुख्य बात है वो है धर्म। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो अपने अशोक के बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में जानते हैं। अशोक ने अपने राज्य में बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ही आदर सम्मान दिया। उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए 84,000 स्तूप बनवाए। और कई सारे उनके विहार भी बनवाए जहाँ पर वो
रहते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को और बाकी सभी धर्मों को भी बहुत सम्मान दिया। महावंश और दीपवंश जो ग्रंथ है उनके अनुसार अशोक ने मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जो कि उसके बौद्ध होने का साक्ष्य है। तो धर्म के लिए जो दूसरी मेन बात आएगी वो ये है कि अपनों को पता चलता है महावंश और दीपवंश में बताया है अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। और किसकी अध्यक्षता में, तो अपने यहाँ पे एरो में लिख देंगे मोगलीपुत्र तिस इसकी अध्यक्षता में, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में उसका आयोजन करवाया था। और अशोक जिस कारण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अपने दम के कारण, अब अपने उसके बारे में बात करते हैं। दम जिसका अशोक ने प्रतिपादन किया था। अशोक ने दम का प्रतिपादन किया, उसके 4 मुख्य पहलू थे: सहिष्णुता, अहिंसा, आडंबरहीनता और लोक कल्याण। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं दम के प्रमुख जो सिद्धांत है वो थे दम के प्रमुख सिद्धांत। पहला इसमें एरो लगा के अपने लिख देंगे वो है सहिष्णुता। दूसरा जो है वो है अहिंसा। तीसरा जो इसने कहा था वो आडंबरहीनता। और चौथा लोक कल्याण। अशोक ने दम के अंदर ये 4 मुख्य जो सिद्धांत थे इनका प्रतिपादन किया था, यानी सहिष्णुता का भाव रखना, अहिंसा का पालन करना मतलब जीव हत्या को बंद करना, दूसरों को अमानवीय यातनाएं न देना। तीसरा आडंबरहीनता, जो भी ढोंग पाखंड है उनको बंद करना, उनसे दूर रहना। और लोक कल्याण के रूप में कुओं का, सड़कों का, मठों का, मंदिरों का निर्माण करवाना। ये बातें मुख्य थी। अब अशोक ने धम्म के प्रतिपादन के लिए क्या किया, उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जिससे कि धम्म का संदेश सभी तक पहुंच सके। तो इसके लिए उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। तो मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं अलग पॉइंट एक कि अंतिम शासक बृहद्रथ की उसके सेनापति ने हत्या कर दी। सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। उसका अपने नाम लिख देते हैं पुष्यमित्र शुंग। इससे मौर्य साम्राज्य था उसका अंत हो गया। तो मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में और उसके सबसे जो प्रमुख 3 शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में बताया। अगर आपको मेरा बताया हुआ और मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।